नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी खबरें बताते हैं और साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की उपलब्धियों और रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिशों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत अमेरिका रिश्ते में नए युग की शुरुआत, आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश। कहा 26/11 पठानकोट हमले के आतंकियों को दें सजा, आतंकी ताउर राणा जल्द आएगा भारत। टैरिफ पर ट्रंप का भारत के प्रति नरम रुख, दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर बनी सहमति। ट्रेड डील पर बातचीत जल्द होगी शुरू, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने आए यूक्रेन के राष्ट्रपति का शांति योजना पर बड़ा बयान। कहा समझौते पर ईयू, अमेरिका और यूक्रेन की सहमति जरूरी। साझा योजना पर हरी झंडी मिलने के बाद ही होगी पुतिन के साथ बातचीत। हमास ने शनिवार को रिहा होने वाले 3 पुरुष इजरायली बंधकों की सूची की जारी। बदले में इजराइल अपनी जेलों से 369 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। बलूचिस्तान में भीषण बम विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत, कोयला श्रमिकों को बनाया निशाना। अब तक किसी भी समूह ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। और आइए आपको लिए चलते हैं पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा समाप्त हो गई है। इस यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात और बातचीत काफ़ी अहम रही। दोनों देशों के बीच में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बातचीत हुई और कुछ समझौते भी हुए। इससे जुड़ी हुई हम आपको 2 रिपोर्ट दिखाएंगे। आइए पहली रिपोर्ट सबसे पहले देखते हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे ने दोनों देशों के रिश्तों को नए आयाम तक पहुंचाने की नींव रख दी। दोनों देशों के बीच तेल, गैस, रक्षा, टैरिफ, टेक्नोलॉजी के साथ व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर खुले मन से बात हुई। ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता हुआ, जिसके बाद अमेरिका भारत को तेल और गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन जाएगा। दोनों नेताओं ने जहां द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की वकालत करते हुए 2030 तक दोगुने से अधिक बढ़ाकर $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, वहीं अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी को भारतीय बाजार में जगह मिलने को लेकर उत्साहित राष्ट्रपति ट्रंप ने नियमों में संशोधन के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभी देशों पर जैसे को तैसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अपनी नई कर नीति का ऐलान कर दिया। ट्रंप के आदेश का मतलब साफ है कि अगर कोई देश अमेरिका से जितना शुल्क वसूलेगा, उतना ही कर अमेरिका भी सामने वाले देशों पर लगाएगा। बहरहाल भारत पर इस आदेश का क्या असर होगा, फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि टैरिफ नीति पर अमेरिकी प्रशासन का रुख अन्य देशों से अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और टैरिफ पर जारी गतिरोध को हल करने पर सहमत हो गए हैं। संयुक्त बयान में कहा गया कि वॉशिंगटन चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने के साथ कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और मैं इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे, जिन्हें पिछले 4 वर्षों में दूर किया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने यूएस भारत व्यापार संबंधों में ऐसा नहीं किया, जिसका उद्देश्य एक समझौते पर हस्ताक्षर करना था। बहरहाल ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर मागा प्लस मीगा का फॉर्मूला दिया, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन का साझा विजन है। पीएम मोदी के मुताबिक दोनों देशों के विकास के लिए समान विजन एक मेगा साझेदारी में बदल सकता है।
और आइए अब इससे जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात और बातचीत क्या हुई? भारत के दुश्मनों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। आतंकवाद को लेकर सामने आए बयानों से जहां पाकिस्तान की नींद उड़ गई, तो वहीं दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और भविष्य के प्लान ने भारत के सभी दुश्मनों के कान खड़े कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात से पड़ोसी देश पाकिस्तान में बेचैनी तो पहले से ही थी, लेकिन जब इसके नतीजे सामने आए तो उसे जोरदार झटका लगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद संयुक्त बयान में आतंकवाद पर नाम लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी गई। बयान में कहा गया कि वैश्विक आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जरूरी है कि इनकी पनाहगाहों को नष्ट किया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान से 26/11 और पठानकोट हमले के अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिए जाने के लिए कहा। साथ ही पाकिस्तान से ये भी कहा गया कि वो सुनिश्चित करे कि उसकी सरजमीन का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए ना किया जाए। दोनों देशों ने अल-कायदा, ISIS, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के क्रम में अमेरिका ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को भी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए दोनों देशों का गठबंधन बेहद महत्वपूर्ण होगा। आतंकवाद पर करारे प्रहार से बौखलाया पाकिस्तान इसे एक तरफा, भ्रामक और कूटनीतिक मानदंडों के विपरीत बताया है। पाकिस्तान को सिर्फ इतने से ही मिर्ची नहीं लगी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान भारत को F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की पेशकश से पाकिस्तान के माथे पर पसीना छूट गया है। उसने कहा है कि इससे क्षेत्र में शक्ति असंतुलन को बढ़ावा मिल सकता है। पाकिस्तान की बौखलाहट के पीछे का कारण है कि पिछले साल उसने चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-36 खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन अब अमेरिका की ओर से भारत को F-35 की पेशकश से उसे लगता है कि कंगाली में चीनी जेट खरीदकर ताकत जुटाने की जो कोशिश कर रहा है वो पल भर में फुस हो जाएगी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, JNU से हैं। प्रोफेसर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत कम शब्दों में इसका विश्लेषण कर दीजिए, तो क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो इस शो पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका और दूरदर्शन की टीम का बहुत बहुत आभार। देखिए, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक, हम इसको घटना कह सकते हैं, जो सालों साल याद की जाएगी कि किस प्रकार से AI समिट 2025 में हिस्सा लेने के बाद फ्रांस से हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर गए और वहां पर ट्रंप और ट्रंप के से जो जुड़े हुए उनके महत्वपूर्ण नेता हैं, उनके साथ भी उनकी द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। तो ट्रंप के साथ जब हम उनकी वार्ता को देखते हैं तो निश्चित तौर पर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही उन्होंने ये ऐसे चौथे राष्ट्राध्यक्ष हैं मोदी जी, जिनको उन्होंने अमेरिका बुलाया और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। तो दर्शकों के लिए ये बता दूं कि 4T बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें हम समझ सकते हैं: ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टेरिफ और टेररिज्म। तो यदि हम इसमें देखें तो दोनों ही देशों के बीच में एक बड़ा कन्वर्जेंस और दोनों ही देशों की एक जो लाइक माइंडेडनेस है वो हम समझ सकते हैं। ट्रेड में ट्रेड डेफिसिट को खत्म करके और एक मिशन 500 का ऐलान किया गया है कि 2030 तक दोनों ही देशों के बीच के जो व्यापार संबंध हैं वो 500 बिलियन USD तक पहुंचाए जाए। इसको लेकर दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी सहमति जताई है। यदि हम टैरिफ की ओर देखें तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात ट्रंप ने की है। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि भारत से
जिस प्रकार के टैरिफ अमेरिका पर लगाए जाएंगे उसी प्रकार का एक रेसिप्रोकेटिव रिस्पॉन्स हमें अमेरिका से मिलेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। टेक्नोलॉजी की ओर देखें तो चाहे डिफेंस से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी हो या अन्य दूसरे ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी हो, अमेरिका क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर करने के लिए अब से ही नहीं विगत कुछ वर्षों से तैयार दिखाई पड़ता है। इसको लेकर के पहले भी समझौते हो चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी ऐसा क्षेत्र है, चाहे एआई हो या दूसरी टेक्नोलॉजीज हो, इसको लेकर के बड़े समझौतों की हम बात अपने सामने देख रहे हैं। और टेररिज्म एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर के दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने ये घोषणा की है कि दोनों ही देश ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंधे से कंधा हाथ से हाथ मिलाकर के साथ चलने वाले हैं। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की है और भारत और अमेरिका के संबंधों को नई गति प्रदान करने के लिए बहुत सारे ऐसे बिंदुओं को जो ये 4T से जुड़े हुए हैं इस पर उन्होंने घोषणाएं की। आतंकवाद को लेकर के आपने बात की, थाउर राणा को भारत लाने की बात हो या 26/11 और उसके अलावा पठानकोट हमले के जो आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं कटघरे पे खड़े करने की बात हो, ये भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है? क्योंकि काफी लंबे समय बाद इतनी मजबूत आवाज आई है अमेरिका की ओर से। निश्चित तौर पर ये ट्रंप 2.0 रिजीम में हम देख सकते हैं कि किस तरह से न सिर्फ रिश्तों का रीअलाइनमेंट हो रहा है, ट्रंप बहुत मुखर स्वरों में किसी भी प्रकार के आतंकवाद की भर्त्सना करके भारत के साथ बहुत सुदृढ़ता के साथ हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो जब उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में टेररिज्म की और विशेषकर इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हुए कहा कि दुनिया से जितनी भी ये जिहादी शक्तियां हैं या जो इस प्रकार का आतंकवाद फल फूल रहा है, अमेरिका उसके खिलाफ सख्ती से और पूरी सुदृढ़ता से भारत के साथ खड़ा है। और यहाँ कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान के लिए भी कड़ी चेतावनी उन्होंने दी कि जिस प्रकार से न सिर्फ भारत के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, जब हम ग्लोबल टेररिज्म में पाकिस्तान के योगदान को देखते हैं तो पूरा विश्व जानता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने अलग अलग आतंकवादी संगठनों के जो ये आतंकवादी हैं या संगठन है इनको फलने फूलने में अपनी धरती का किस प्रकार से इस्तेमाल किया, किस प्रकार का सहयोग दिया है। तो अब जब ट्रंप की तरफ से इस प्रकार की कड़ी चेतावनी आ रही है तो एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के लिए ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि अमेरिका से इस प्रकार की चेतावनी मिलना, यानी अमेरिका के साथ उसके संबंध दिन पर दिन और खराब होते जा रहे हैं और आगे चलकर के द्विपक्षीय स्तर पर हमें इसकी तरफ से और एक दूरगामी परिणाम भी नजर आएंगे। इसके अलावा एक अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा क्योंकि वक्त कम है। अंशु जी ये बताइए कि F-35 को लेकर के या दूसरी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हैं, उसके अलावा एनर्जी सेक्टर को दूसरे सेक्टर में जो एक भविष्य का रोड मैप नजर आता है, ये कितना महत्वपूर्ण है, चाहे सामरिक तौर पर हम कहें या दूसरे तौर पर? चाहे आप सामरिक तौर पर देखिए चंद्रशेखर जी, या एक आम आदमी की जो डे टू डे लाइफ है उसकी जिंदगी को आसान बनाने की दृष्टि से देखें, ये सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं। तो चाहे आप हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देखें या आप एआई की दृष्टि से देख लें, मोबिलिटी के उसमें जाकर देखें, आप स्पेस कोलैबोरेशन की दृष्टि से देखें, आप डिफेंस कोलैबोरेशन में, और ये तमाम जो ये टेक्नोलॉजीज अमेरिका भारत को प्रदान करने की बात कर रहा है, F-35 की बात कर रहा है, F-21 की बात कर रहा है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक क्वांटम लीप में देखती हूँ दोनों ही देशों के संबंधों के माध्यम से वैश्विक राजनीति को सकारात्मक योगदान की दृष्टि से। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए भी है और अमेरिका और भारत के बीच के और प्रगाढ़ होते हुए संबंध यहाँ से स्पष्ट दिखाई देते हैं। बस ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है इसको लेकर के कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत हुई है, आगे चल के हमें ठीक है। तो अंशु जी कहीं ना कहीं जो भारत के दुश्मन हैं वो काफी परेशान हैं इस दोस्ती को देख करके, और होना भी चाहिए उनको। अंशु जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा?
कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, वहीं अब यूरोपीय देश भी अमेरिका के संभावित प्लान को देखते हुए अपनी रणनीति बना रहे हैं। जर्मनी के म्यूनिख में एक ऐसी ही बैठक हुई जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने भी अपना पक्ष रखा। इस सबके बीच कहीं न कहीं यूरोपीय देश अमेरिका के प्लान को लेकर के कुछ आशंकित भी नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। करीब 3 साल से युद्ध की आग में झुलस रहे रूस यूक्रेन में शांति वार्ता के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के बीच जर्मनी के म्यूनिख में अमेरिका समेत यूरोप के कई बड़े नेता इकट्ठा हुए। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में यूक्रेन के मुद्दे पर मतभेद साफ दिखाई दिया। यूरोपीय देशों के नेता पहले ही कह चुके हैं कि बिना यूक्रेन की भागीदारी के कोई भी शांति समझौता बेमानी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लिए पहली प्राथमिकता सुरक्षा की गारंटी है और ये अमेरिकी मदद के बिना मुमकिन नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका के पास कोई कारगर योजना है जिससे युद्ध का खात्मा हो जाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन कभी भी रूस द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों को मान्यता नहीं देगा। हालांकि अटकलें ये भी थी कि रूसी प्रतिनिधिमंडल भी बैठक में हिस्सा ले सकता है, लेकिन बाद में मॉस्को ने इससे इनकार कर दिया। वहीं नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने यूरोपीय देशों से यूक्रेन शांति समझौते के लिए ठोस योजना बनाने का आह्वान किया है। बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के संबोधन पर सबकी निगाहें थी। बैठक में आने से पहले उन्होंने किसी शांति समझौते पर नहीं पहुंचने पर रूस को कड़ी चेतावनी देते हुए प्रतिबंध लगाने के साथ संभावित सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया। बैठक में यूरोपीय देश उनके निशाने पर थे। JD वांस ने कहा कि यूरोपीय देशों को महाद्वीप के भविष्य में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन ये पता नहीं है कि वो किसके खिलाफ अपना बचाव कर रहे हैं। उधर राष्ट्रपति ट्रंप और PM मोदी की मुलाकात में भी यूक्रेन शांति वार्ता का मुद्दा सामने आया। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर शांति वार्ता की आवश्यकता पर जोर दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत तटस्थ नहीं रहा बल्कि हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। PM मोदी ने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है और इसका समाधान केवल बातचीत के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। PM मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किए जा रहे शांति के प्रयासों की न सिर्फ सराहना की बल्कि उसका समर्थन भी किया। शांति वार्ता के प्रयास के बीच यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर बड़ा हमला हुआ है। हमले में इसके कवच को नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस ने ऐसे किसी हमले से इनकार किया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंशु जोशी, JNU से हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से। अंशु जी, अगर इसको देखें, हम इस खबर को अगर हम देखें तो जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से एक शुरुआत हुई, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भी फ़ोन किया, उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी फ़ोन किया, उनकी टीम लगी हुई है कि किस तरह से वहाँ पर युद्ध विराम किया जाए, क्या कुछ इसका रोड मैप हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच हम देख रहे हैं कि यूरोप के देशों का रवैया, पहले जहां वो युद्ध विराम को लेकर के निष्क्रिय पड़े हुए थे और अब वो एकाएक सक्रिय हो गए हैं। और कहीं ना कहीं हम जिस तरह से ज़ेलेंस्की के बयानों को देखें या यूरोपीय देशों के बयानों को देखें तो अमेरिका का जो संभावित प्लान हो सकता है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ आशंका दिखाई दे रही है यूरोप को। देखिए चंद्रशेखर जी, हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है ये कहीं ना कहीं रशिया और अमेरिका के बीच का, या मैं और स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगी कि ये रशिया और नाटो लेड बाय अमेरिका के बीच का युद्ध रहा है। हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन आज तक युद्ध भूमि में किसके बल पर टिका हुआ है। उसे नाटो के देशों का समर्थन प्राप्त है, उसे
अमेरिका का समर्थन प्राप्त है और इसीलिए ज़ेलेंस्की बार-बार शांति वार्ताओं से और युद्ध की समाप्ति के बारे में पुतिन ने भी बात की, लेकिन वो इससे बचते नजर आए। ये तब की बात है जब बाइडेन राष्ट्रपति थे। तो जब ट्रंप ने अपना इलेक्टोरल कैंपेन किया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था, ये प्रायोरिटी पे रखा था कि यदि वे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर आते हैं तो वे जल्द से जल्द, चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध की हम बात करें या इजराइल हमास संघर्ष की बात करें, वो इन युद्धों को समाप्त कराएंगे और युद्ध विराम करा के या युद्ध की समाप्ति करा के विश्व में शांति और सुरक्षा की बहाली करेंगे। और जब अब हम देख रहे हैं कि तरह तरह के जो इंटरनेशनल एड्स अमेरिका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाटो के माध्यम से यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा था, उस पर भी अब ट्रंप रोक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जो यूरोप के देश हैं वहां उनका युद्ध विराम की ओर सक्रियता दिखाना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही इस युद्ध की वजह से एक बड़ा आर्थिक दंश देख रहे हैं। देखिए, इस युद्ध की वजह से जर्मनी जैसा देश, क्योंकि वो यूक्रेन को लगातार इनडायरेक्टली एक सहायता प्रदान करा रहा था, तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में गया। ब्रिटेन में किस प्रकार की स्थितियां बनी हम सभी जानते हैं। तो इस युद्ध के जो परिणाम है वो बहुत घातक रहे, दूर दूर तक गए हैं। तो अब ये तमाम देश, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूरोपीय देशों का कहना है, उनका कहना है कि पूरे के पूरे तौर पे अमेरिका की नहीं चलेगी। वो कहते हैं कि अमेरिका जो चाहेगा युद्ध रोकने के लिए प्लान, वो नहीं चलेगा। यूक्रेन का भी पक्ष रहना चाहिए, यूरोपीय देशों का भी पक्ष रहना चाहिए। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, नाटो में चंद्रशेखर जी है, जिसमें अधिकतर आप नाटो के सदस्य देशों को देखें तो ये तमाम जो यूरोप के देश हैं ये भी अब खेमों में बट गए हैं। तो आप दो खेमे दिखाई पड़ेंगे। एक खेमा ये चाहता है कि चूंकि इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार के आर्थिक परिणामों का सामना देशों को करना पड़ रहा है तो युद्ध की जल्द से जल्द समाप्ति हो। और एक खेमा जिसको कि ज़ेलेंस्की ने कहीं ना कहीं ड्राइव कर रखा है कि भाई सशर्त और ज़ेलेंस्की की शर्तों पर या यूक्रेन की शर्तों पर युद्ध समाप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार की जब बात आती है तो वहां मुझे लगता है कि ट्रंप को हम सभी एक नेता के रूप में जानते हैं और ट्रंप जिस प्रकार की प्रायोरिटी इस युद्ध की समाप्ति को बना चुके हैं, इस बारे में पुतिन की ओर से भी हम देखते हैं कि एक सकारात्मक हमको सिग्नल्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो समय धीरे धीरे हमको दिखाई पड़ेगा जहां एक एड को कट करके और फिर मुझे लगता है कि ट्रंप बात करने के लिए आगे आएंगे। और जब निश्चित तौर पर इसको फ्यूल मिलना है, इस युद्ध को जो ज़ेलेंस्की को सहायता मिल रही है, यदि वो सहायता अमेरिका की तरफ से मिलनी बंद हो जाएगी तो आप बताइए कि फिर यूक्रेन किस प्रकार से युद्ध में बना रह सकेगा। तो मुझे लगता है कि ट्रंप एक नेता है, एक बिजनेसमैन है, तो वो एक बहुत सदी हुई चाल के साथ में आगे बढ़ेंगे और फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक टेबल पर बातें आनी चाहिए। ठीक है अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन दोनों विषयों पे अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और बीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने शनिवार को गाजा में रिहा होने वाले 3 पुरुष इजरायली बंदियों के रूप में अलेक्जेंडर ट्रूफानोव, सागोई डेकेल चेन और यायर हॉर्न को रिहा करने का फैसला किया है। इस सूची को इजरायल ने स्वीकार कर लिया है। बदले में इजरायल अपनी जेलों से 359 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा।
गाजा के भविष्य को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ रिवेरा बनाने के प्लान से बौखलाए अरब देश अब गाजा के भविष्य को लेकर अपना खुद का प्लान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार इस सिलसिले में सऊदी अरब के नेतृत्व में इसी महीने रियाद में एक बैठक की तैयारी चल रही है, जिसमें जॉर्डन, यूएई और इजिप्ट जैसे देश शामिल होंगे। बैठक में गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर फंड बनाने और हमास को दरकिनार करने को लेकर चर्चा हो सकती है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने अपने पसंदीदा विपक्षी उम्मीदवारों के लिए सीनेट में जगह बनाने के लिए बम विस्फोट में वर्तमान सीनेटरों को मानने का सुझाव दिया है। दरअसल मध्यावधि चुनाव अभियान के बीच मौजूदा राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ दुतेर्ते का वाकयुद्ध तेज हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति ने गुरुवार रात मनीला में चुनाव में भाग लेने वाले 9 विपक्षी सीनेटर उम्मीदवारों का समर्थन करते हुए एक रैली में भाषण के दौरान ये विवादित टिप्पणी की। शुक्रवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हरनाई जिले में सड़क किनारे हुए बम विस्फोट में कम से कम 10 कोयला खदान श्रमिकों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट तब हुआ जब सड़क पर लगाई गई आईईडी के ऊपर से श्रमिकों को ले जा रहा विमान निकल रहा था। मजदूर ज्यादातर स्वात और शांगला जिले के थे। बलूचिस्तान सरकार ने हमले की निंदा की और कहा कि जांच शुरू कर दी गई है। यूनिसेफ का कहना है कि पूर्वी कांगो गणराज्य में M23 विद्रोहियों और कांगो की सेना के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान दर्जनों बच्चों के साथ यौन हिंसा और बलात्कार की घटना घटी है। यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक कैथरीन रसेल ने गुरुवार को चेतावनी दी कि बच्चों को निशाना बनाना हाल के हफ्तों में अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया है। उन्होंने संघर्ष को रोकने की तत्काल अपील की है। दक्षिण कोरिया के बंदरगाह शहर बुसान में एक होटल निर्माण स्थल पर आग लगने से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। आग शुक्रवार की सुबह लगी और तेजी से बढ़ती गई। बुसान शहर की अग्निशमन सेवा ने आग बुझाने के लिए 90 अग्निशामकों को तैनात किया और बहुमंजिला इमारत के अंदर फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया।